कहते हैं प्राइजिंग प्रोसेस। प्राइजिंग प्रोसेस क्या होती है? तो इसमें फिलिप कोटबर ने 6 इसके स्टेप्स बताए हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट होता है मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का चुनाव। हम जो सिलेक्शन ऑफ द प्राइजिंग ऑब्जेक्ट हैं उनको पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू सिलेक्ट करेंगे अपने प्राइस को। इसमें 5 होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है उत्तरजीवन, सर्वाइवल। सेकंड होता है अधिकतम चालू लाभ। थर्ड होता है अधिकतम बाजार अंश, मैक्सिमम मार्केट शेयर्स। फोर्थ होता है अधिकतम मलाई उतारना, मैक्सिमम स्किमिंग। और फिफ्थ होता है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो होता है, जब कोई उत्पादक प्रतियोगिता में आता है नया नया, तो वह अधिकतम क्षमता के लिए काम कर सकता है और इसको अल्पकाल में तो वो अपना सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसे एक अच्छा स्ट्रगल होना पड़ेगा। फिर सेकंड होता है अधिकतम चालू लाभ। कुछ उत्पादक जो होते हैं उनका ये होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, चाहे हमारी जो वेल्थ है या जो हमारी मार्केट शेयर्स प्राइस हैं वो भले ज़्यादा हों या ना हों। ठीक है। फिर थर्ड है अधिकतम बाजार मूल्य। कुछ लोगों का ये होता है कि प्रॉफिट भले हमको थोड़ा सा कम हो, लेकिन हमारा जो मार्केट में वैल्यू है, जो गुडविल है, वो शेयर्स या छवि जो है वो बहुत अच्छी रहे। फोर्थ होता है अधिकतम मलाई उतारना। जब आपके पास कोई और प्रतियोगी नहीं है तब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और प्रतियोगी नहीं है तो आप अधिकतम मूल्य प्राइस डिसाइड करके इस तरीके का लाभ ले सकते हैं। लास्ट फिफ्थ होता है वस्तु की क्वालिटी। कुछ जो उत्पादक होते हैं वो मार्केट में अपनी क्वालिटी के लिए लीडर या नेता की तरह सामने में आते हैं। ये पांचों मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का चुनाव, आप किस हिसाब से अपने प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। सेकंड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड, मांग का निर्धारण करना। मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में दूसरा चरण मांग का निर्धारण करने का होता है। दूसरा चरण उत्पादन निर्धारण का होता है, जिसमें उत्पादक जानना चाहता है कि किस मूल्य पर कितनी मांग हो सकती है, जिसके लिए पहले से उसे पता होना चाहिए वस्तु की मांग कितनी है। अब वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो फर्स्ट होती है पूर्णतः लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है? जब वस्तु के मूल्य में अत्यंत सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा सा परिवर्तन होता है और उसकी मांग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार मानी जाती है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की मांग का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। अत्यधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक उसकी मांग में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि किसी वस्तु की प्राइस में 10% की कमी की जाती है तो उसकी मांग 20% बढ़ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। अपने प्राइस में क्या किया? 10% की कमी की और उसकी जो डिमांड थी वो 20%, मतलब जस्ट डबल इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? अत्यधिक लोचदार मांग। अब लोचदार मांग, यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के ठीक अनुपात में भी परिवर्तन होता है तो इसे हम बोलते हैं लोचदार मांग। जैसे कि आपने 10% की कमी की, 10% की मांग में वृद्धि हुई। बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो हम इसे बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे मूल्य में 10% की कमी हुई लेकिन मांग सिर्फ 8% की वृद्धि हो रही है। और पूर्णतः बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन से उसकी मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। अगर हम इसमें देखें तो पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग जो है वो काल्पनिक होते हैं, इनके कोई एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं अपन को देखने के लिए। थर्ड होता है लागत का अनुपात, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अब एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट क्या है? जो आप चीज़ बना रहे हो तो उसकी एक कॉस्ट पड़ेगी, उस कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब कॉस्ट के जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फिक्स कॉस्ट, सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड होता है एवरेज कॉस्ट।
ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट हैं जिनका उत्पादन के बढ़ने या घटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब आप चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 10 यूनिट बनाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जिनका प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने से संबंध होता है, पर यूनिट से संबंध होता है, जैसे कि मजदूरों की संख्या, बिजली के व्यय, पैकिंग व्यय, जितनी यूनिट्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग लगने वाले व्यय, है ना। फिर होता है आपका थर्ड था एवरेज कॉस्ट। कुल उत्पादन लागत में कुल उत्पादित इकाइयों का भाग देने से जो प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं औसत लागत, एवरेज प्राइस। और एक और अगर हम देखें टोटल कॉस्ट, सबका जो टोटल होता है वो कहलाता है टोटल कॉस्ट। अब इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ नंबर में, तो प्रतियोगियों की लागत मूल्य व उनके प्रस्तावों का विश्लेषण। जब हम प्राइस का डिसाइड करने की बात कर रहे हैं तो जो मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको भी हमको देखने पड़ेगा कि भाई सेम वस्तु का मूल्य वह क्या डिसाइड कर रहे हैं, उनका मूल्य क्या है, उनके प्रस्ताव क्या है, वो क्या कोटेशंस भर रहे हैं, है ना। तो वो ऐसा ना हो कि हमको बहुत माइनस प्रॉफिट के चक्कर में हम बहुत बड़ा अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें, तो ये भी हमको एक देखना पड़ता है। फिर फिफ्थ है मूल्य निर्धारण ढंग का चुनाव, मतलब हम किस तरीके से प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं, प्राइस की मेथड कौन सी है वो भी। निर्यात मूल्य निर्धारण करने के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी मेथड दी हुई है। सबसे फर्स्ट होता है इसमें कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड। सेकंड होता है मार्केट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड। फर्स्ट जो है वो आपकी लागत के आधार पर आप निर्यात मूल्य निर्धारित करते हो। सेकंड में क्या होता है, आप मार्केट में जो प्राइस है उसको आप अपना लेते हो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट अगला जो वीडियो है उसमें डालेंगे कि कॉस्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड क्या होती हैं, और प्राइसिंग मेथड बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। थैंक यू।